This conference will now be recorded. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगो जो अल्लाह का तकवा रखते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को अपने कामों को सीधा कर देंगे, आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इस बात पे कारबंद रहने की हिम्मत अता करे। आमीन। अच्छा जी, आज एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन जो आईटीए पे टेस्ट हुआ मार्च 2014 के अंदर, ये स्टाइल फाइनल में भी टेस्ट हुआ और इधर भी कैफ लेवल पे भी टेस्ट हुआ है। दोनों लेवल्स पे ये टेस्ट हुआ और बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था। बजाय इसके कि एग्जामिनर आपको ये कहे कि आप उसकी अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें, उसने कहा कि अकाउंटेंट ने खुद ही कैलकुलेशन की हुई है। बजाय कि इसके कि वो फर्म के पास जाए, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं अपने बॉस को जो है एफिशिएंसी दिखाऊं कि जनाब मैंने भी कुछ किया हुआ है, तो मुझे भी टैक्स का कुछ पता है, तो मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूँ। एग्जामिनर जो है वो अब आपसे कहता है कि वो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो कह रहा है जी उसने टैक्स की कैलकुलेशन की है, ठीक है, और ये उसने उसके अंदर हरकतें की हैं, आप बताइएगा कि क्या वो ठीक है या नहीं, और उसको रिवाइज करें। देखें इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। कंप्यूट द रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम ऑफ कमर एंड टैक्स पेएबल, टैक्सेबल इनकम ऑफ कमर एंड टैक्स पेएबल बाय और रिफंडेबल टू हिम फॉर टैक्स ईयर X4। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि X4 को डिसाइड करना है। तो वो क्या है हमारे पास, इसका मतलब 1 जुलाई X3 से 30 जून X4 तक। ये बाज स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये सर ऐसे ही लाइन लिखते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट करता हूँ स्टार्ट से। आपके जहन में, आपके किसी दिमाग के हिस्से में ये बात बैठनी चाहिए कि मुझे किस पीरियड की कैलकुलेशन करना है। तो इस पीरियड से पहली वाली चीजों को भी हम माइनस कर देंगे, इससे अगली चीजों को भी माइनस करेंगे, एक्रूवल को नहीं। जो एक्रूवल बेसिस पे है वो तो ठीक है। इसका पार्ट बी है, ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन योर टैक्स कंप्यूटेशन। कहता है उसकी कमेंट करें। उसने अब देखिएगा, अब उसने ये नहीं कहा कि उन आइटम्स को जिनको आपने इग्नोर किया कमेंट करें। उसने कहा कि वो अबव आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस को आप डिस्कस करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। एक वो कहता है कि जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं उसको डिस्कस करें। दूसरा ये जो स्टाइल है इसमें कह रहा है कि तमाम आइटम्स को डिस्कस करें कि आपने उसको लिया या नहीं लिया, तो क्यों लिया और क्यों नहीं लिया। और एक तीसरा स्टाइल वो ये है, वो कहता है कोई कमेंट ना करें, आप सिर्फ उन आइटम्स को शो करें, शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस। ये 3 स्टाइल है जो उसकी रिक्वायरमेंट का हिस्सा बनते हैं। इसको तो हम बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक नई चीज हमारे पास इसमें आ गई। तो ये इस क्वेश्चन में 2 चीजें और आ गई कि हर को में चीज को आंसर करना है हमने एक्सपेंसेस को, और प्लस उसके साथ क्या करना है हमने, उसकी कंप्यूटेशन भी करनी है। उसको जो ऑलरेडी टैक्स कंप्यूट हुआ है उसको ठीक करके करना है। चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता जी, कमर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, यानी ट्रेडिंग का कारोबार है इनका। और मिस्टर कमर है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल है। हमें ये भी डिसाइड करना है कि मेरे पास इंडिविजुअल का क्वेश्चन है या एओपी का या कंपनी किसका क्वेश्चन। हिज अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग टैक्स कंप्यूटेशन फॉर द टैक्स ईयर दिस। कुछ नहीं मेंशन, तो टैक्स ईयर को क्या लिया जाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर लिया जाएगा। नहीं जी, अब देखते हैं अकाउंटेंट साहब ने क्या हरकतें की हैं। तो कहता है जी, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मोटर्स रुपीज इन थाउजेंड 45 मिलियन की उसने सेल की। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है।
लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि टैक्स के अंदर आप जो है वो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस को इकट्ठा भी माइनस करते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रेजेंटेशन का इशू नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हमें समझ आ रही है। एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये भी उसने बिल्कुल ठीक किया। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन को बाद में ही माइनस करना था हमने। इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो चेक कर लीजिएगा कि आंसर ठीक है, कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं है। उसके बाद कहता है जी लेस टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, भाई ये भी ठीक है, आपने ब्रैकेट ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन नीचे लिखता है लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस फॉर टैक्स ईयर X3, टोटल बिजनेस लॉस वाज 4 मिलियन। कहता है जी टोटल बिजनेस लॉस जो था वो 4 मिलियन का था, और उसमें उसने 3 मिलियन को माइनस कर दिया। ठीक है, क्यों माइनस किया? क्योंकि ऊपर अमाउंट ही 3 की है। यहाँ वो गड़बड़ कर गया। यहाँ गड़बड़ क्यों कर गया है कि जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे तो आप पहले फिर डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन को बाद में माइनस करना था। यानी यहाँ पर उसको ये चाहिए था कि इस अमाउंट 12 मिलियन में से क्या करता, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 4 मिलियन को माइनस करता। ठीक है, यहाँ ये उसने ये गलती की है उसने। यानी पहले ठीक था, लेकिन जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आए, इसका मतलब ये है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। ये दो बातें हो गई। बिजनेस इनकम आफ्टर एडजस्टिंग बिजनेस लॉसेस, तो उसके बाद कहते हैं जी बिजनेस इनकम आफ्टर एडजस्टिंग बिजनेस लॉसेस, इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। देखिएगा ये एफटीआर की आइटम है, ये भी उसने गलत किया हुआ है इसके अंदर ऐड करके। ये कौन एफटीआर सा की क्वेश्चन? आइटम, दूसरी बात ये है कि एफटीआर की भी है और ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए। तो दोनों रीजन से इसको यहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, वो भी उसने ऐड की, वो भी ठीक है। इसको बहरहाल उसने बिजनेस इनकम तो ऊपर कैलकुलेट की। हाँ, ये पॉसिबल है कि उसने अलग हेड बनाना चाहिए था उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, लेकिन उसने क्या किया कि दोनों को इकट्ठा कर दिया। लेकिन ठीक नजर आ रहा है कि ऊपर उसने बिजनेस तक पहुंच गया और उसके बाद उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को उसने एडजस्ट कर दिया। तो ये ठीक है। यानी इसको अगर यहाँ तक वो रुक गया है बिजनेस इनकम तक, तो उसकी दो हेड्स कंप्लीट हो गए। पहले बिजनेस इनकम आ गई और दूसरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। ऑल्दो उसने हेडिंग नहीं दी, लेकिन हमें करना चाहिए। टैक्सेबल इनकम आ गई उसकी 1.3 मिलियन। ठीक है जी, ये उसने 1.3 मिलियन की कैलकुलेशन कर ली। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखें गलतियां उसने क्या की हैं। सबसे पहले मैंने आपको मिस्टेक बताई कि इनको ऊपर नीचे होना चाहिए था। ठीक है, इनकी शिफ्टिंग ऊपर नीचे होनी चाहिए थी। उसके बाद ये जो एफटीआर की आइटम है 5 लाख की, इसको हमें यहाँ से निकालना चाहिए था, ये उसका हिस्सा। आगे चलते हैं। कहते हैं जी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक ऑन इंटरेस्ट इनकम, और उसने उसको भी माइनस कर दिया। तो चूंकि ऊपर उसने इनकम को ऐड किया हुआ है, ये भी उसने माइनस कर दिया है। तो बहरहाल टैक्स जो भी है वो आपका एफटीआर का एनटीआर का है, वो तो एंड पे एडजस्ट होना ही होना है, इसलिए हम इसको तो ठीक करेंगे। ये उसने कहा जी टैक्स पेएबल, तो एक गलती तो हमें यहाँ पता चल गई। अब चलते हैं उसके बाद। कहता है जी फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 21 और दूसरी चीजें आ गई कि क्या उसने ये जो अमाउंट है वो ठीक है या नहीं। ये वाली जो अमाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है। देखें, अगर तो ये वाली इंफॉर्मेशन नीचे ना गिवन होती, मिसाल के तौर पे, तो हम क्या करते, हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते। बनता, हम लिखते पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम लिखते यहाँ पर बिजनेस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, यहाँ हम सेल लिखते। तो इस सारी को रीड्राफ्ट कर लेते। ठीक है, बेहतरीन तरीका ये है कि आप उलझन में पड़े, इसको सारी को रीड्राफ्ट करते। हमारा ये तरीकेकार फिर होना चाहिए था। लेकिन अब नीचे उसने बता दिया कि भाई इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। वो क्या है?
कहता है जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रैवलिंग एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर्स विजिट टू मलेशिया तो अटेंडिंग अ ट्रेड फेयर भी ठीक है, बिजनेस के लिए कर रहा है ना, अपने लिए तो नहीं कर रहा, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे क्वेश्चन में नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कहता है जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर्स रेजिडेंस, ये 1.5 लाख रुपया आपको अलाउ नहीं है, तो वो जो 33,000 की अमाउंट है उसमें से क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपया माइनस कर देंगे, क्योंकि ये उसमें गलत ऐड हुआ है तो उसको वहां से माइनस होना चाहिए। डैमेजेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाईज, ठीक है, बिजनेस की पेनल्टीज हैं, अलाउ है, वायोलेशन तो नहीं हो रही ना किसी लॉ की। डोनेशन टू अ नॉन, देखिए डोनेशन कभी भी एक्सपेंस नहीं होगा, ये बेशक आपको इसके ऊपर क्रेडिट मिले या ना मिले, पहली बात तो ये है डोनेशन इज नॉट एन एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कुछ नहीं बताया गया एग्जाम में तो हम इसको टैक्स क्रेडिट वाली सेक्शन 61 वाली लेंगे, तो इसका टैक्स में हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि उसने यहाँ पर कैलकुलेशन इसको करनी चाहिए तो उसने ये भी गलती की, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी माइनस करेंगे इस 33,000 में से। सैलरी पे टू बारी हु इज कमर्स ब्रदर एडवांस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, अब यहाँ बताया नहीं गया कि ये कमर का बाई क्या है, तो यहाँ हमें एग्जाम में अजम्पशन लेनी पड़ेगी और नीचे जो उसने कमेंट दिए हैं वहां बताना पड़ेगा। अगर ये लें कि उसका भाई है और ये क्या कर रहा है कि ये बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जैसे सोना वाला क्वेश्चन था, तो अगर आप ये वाली अजम्पशन लेंगे तो आपको यहाँ एग्जाम में अजम्पशन लेनी पड़ेगी ये भाई क्या करता है, अगर तो भाई गिफ्ट किया है लेकिन वो कह रहा है सैलरी पेड, तो यहाँ से ये लफ्ज नजर आ रहा है और उसका टैक्स भी काटा है उसने, इसका मतलब ये काम कर रहा होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन नीचे कमेंट में लिख देंगे। फाइन पेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये देखिएगा फाइन टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो वायोलेशन होगी लॉ की, इसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले, आप देखें पिछले साल की डिप्रिसिएशन आ गई और हमारी जो टैक्सेबल इनकम जो हमें नजर आ रही है वो 10 मिलियन से क्या है, कम नजर आ रही है, अंदाजन जो मैं बता रहा हूँ कि अंदाजन ये 10 मिलियन से कम है, 10 मिलियन या उससे ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर हमारा वो 50% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डिप्रिसिएशन है ये सारी की सारी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक होगी बात, तो लेकिन हम करेंगे क्या, फिलहाल इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, डिप्रिसिएशन जो है जो उसने उसमें से की है वो माइनस करेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन सबसे एंड पे हमने करनी होगी। कहता है जी कमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड बाय हिज अकाउंटेंट एंड ही हैज रिक्वेस्टेड यू टू रिव्यू द रिटर्न, इसको करना चाहिए। देखिए अब मैं अगर क्वेश्चन में इसको करता तो मैंने इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को उनको रीड्रॉ करना था, कैसे मैं करता कि सबसे पहले यहाँ लिखता एग्जाम के अंदर बिजनेस इनकम, बिल्कुल अपने पैटर्न के ऊपर, यहाँ इसमें मैं लिखता सेल, ठीक है 45 मिलियन की, मैं यहाँ करता इसमें लिखता मैं कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट्स हैं तो इसको मुझे इनर कॉलम में लिखना चाहिए, तो फिर इसके अंदर वो जो भी अमाउंट थी माइनस करने वाली वो माइनस करता, जो नहीं थी तो इग्नोर करता, जो माइनस करनी थी माइनस करने के बाद मैं सही कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंचता, कॉस्ट ऑफ सेल को और एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ये मेरे पास आ जाती बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम में फिर यहाँ पर लिखता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो जो अमाउंट थी 8,50,000 वाली वो मैं यहाँ लिखता और यहाँ लिखता प्रॉफिट ऑन डेट, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, लेकिन इसको मैं यहाँ लिखता 8,5,00,000 और यहाँ मैं लिख देता एफटीआर की आइटम, क्योंकि एफटीआर को हम अपनी इनकम में ऐड है टैक्सेबल लेकिन इसको ऐड नहीं करना था, इस तरह मैं कहाँ पर पहुंच जाता अपनी टैक्सेबल इनकम तक, क्योंकि इसमें डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, ठीक है। या आप क्वेश्चन को मजीद आसान बनाने के लिए इसको कहा है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डोनेशन है ये वाली, तो आप इसको क्लॉज 61 में अगर अज्यूम कर लेंगे तो फिर यहाँ से इसको माइनस भी कर सकते हैं, तो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचता, उसके बाद मैं इस पे टैक्सेशन की तरफ आता, तो मिस्टर कमर क्या है, नॉन सैलरीड केस, क्योंकि सैलरी इसकी है नहीं,
तो उसका मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, उस टैक्स में से फिर मैं करूंगा लेस टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या है कि आपका टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय ये जो डोनेशन की अमाउंट थी हमारी 3 लाख, वो मैं माइनस करता और टेस्ट लगाता कि ये 3 लाख रुपया जो है वो इसके 30% से ज्यादा तो नहीं, वो अमाउंट माइनस कर लेता और इसमें कोई और टैक्स क्रेडिट नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जाके मैं जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आती इसमें मैं करता ऐड टैक्स ऑन FTR। ठीक है, तो मेरी टोटल टैक्स या जो सेपरेट ब्लॉक है उसने भी यही आना था, यानी FTR। तो फिर इसमें से मैं एडवांस टैक्स को माइनस करता। ये मेरा पैटर्न होता ताकि क्वेश्चन मेरे लिए आसान होता, और कुछ एग्जाम में अगर गलत भी हो जाए तो 17 में से, और फिर उसके नीचे कमेंट लिख देता सारे कि भी ये इसके कमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह 17 में से उम्मीद की जा सकती है कि 14-15 नंबर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके जरा सोल्यूशन की तरफ आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या जो चीज़ें हमने सोची हैं ऐसे ही हुई हैं या उसमें कोई और इशू भी है। जी, ये देखिएगा हमारे पास रुपीज आ गए। अच्छा, यहाँ पर एक खालिद साहब ने काम ये किया हुआ है कि उन्होंने उसी पैटर्न पे सॉल्व किया हुआ है कि इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन से स्टार्ट करके इसकी एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट की है। ठीक है, लेकिन शुएब हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे ही अपने पैटर्न पे करते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो फिर देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। ये हम अपने ही पैटर्न पे। शुएब आपने किताब बेटा खोली हुई है? यस सर। बस आप जरा मुझे अमाउंट्स और कैलकुलेशन करके जरा बताते जाना, ताकि बाकी दूसरा सोल्यूशन स्टूडेंट्स के पास आ जाएगा, तो हम इसको अपने ही पैटर्न पे करते हैं। कुछ चीज़ों को रीड्राफ्ट करना जरा रादर आसान होता है। और इस तरह से ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी आपके पास आ जाएगा। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग देंगे मिस्टर कमर। ठीक है, मिस्टर कमर, वही हमारा पुराना स्टाइल, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, और टैक्स ईयर आ गया हमारे पास 2000X4। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो सैलरी तो है नहीं मिस्टर कमर की, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी नहीं गिवन, तो अगली बात क्या आ गई? बिजनेस इनकम। तो चलते हैं जी बिजनेस इनकम की तरफ। बिजनेस इनकम। जी शुएब, मेरे पास किताब नहीं है, तो जरा प्लीज मुझे अमाउंट बताते जाइएगा। ये आ गई 45 मिलियन की, सॉरी सेल, पहले हमने स्टार्ट करना था सेल से, वो है जी हमारे पास 45 मिलियन की। जी आगे इसमें है कॉस्ट ऑफ सेल, वही यस सर। हम करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस।
वो है जी हमारे पास 33 मिलियन के। अब इसमें से हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। पहली कौन सी चीज है शुएब? सबसे पहले जो क्या थी, सैलरी पे टू कमर। इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं बेटा, हम तो उसको नहीं कर रहे, हम तो यहाँ से इसको रीड्राफ्ट कर रहे हैं। ये जो एक्सपेंसेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है, ये इसको देखना है। ये अब इस टेबल को हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि ये सारी इसमें एडजस्टमेंट हुई है ना। तो इसमें पहली चीज क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो अलाउ नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं बेटा, अलाउ है, ठीक है। कॉमर्स ट्रैवलिंग कितनी अमाउंट है बताओ जरा। 1 लाख। 1 लाख तो अलाउ है ना, इसलिए यानी इसमें शामिल है, तो ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे। दूसरी क्या चीज थी? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाँ जी, कमर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितनी है ये? 150,000। 150,000। तो ये अलाउ नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल थे, माइनस कर दिए। और डैमेजेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाई। हाँ जी, डैमेजेस पेड कितनी अमाउंट है? 2 लाख। 2 लाख। तो ये अलाउ है, ठीक है। और इन तमाम को नीचे कमेंट में भी लिखना है जी, आगे। टू एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, डोनेशन तो आपका एक्सपेंस कभी भी नहीं हो सकती। 3 लाख रुपया, बिल्कुल ठीक हो गया। और सैलरी पेड टू हिज ब्रदर। सैलरी टू ब्रदर 7,20,000। यस ठीक सर। है, इसको भी हमने इग्नोर किया, नीचे कमेंट्स में लिख देंगे। और उसके बाद फाइन पेड टू मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट। हाँ जी, फाइन पे टू गवर्नमेंट लिख दें या मिनिस्ट्री लिख दें। कितना फाइन पे किया? 2 लाख सर। 2 लाख, और नीचे कमेंट में लिख देंगे। और इसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। हाँ, अनएब्जॉर्ब, ये इसको सबसे बाद में माइनस करना था। ये ठीक है, अलाउ है, लेकिन करेंगे बाद में। कितनी अमाउंट है? 5 लाख। 5 लाख रुपया, शाबाश। और तो कोई चीज नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल 33 मिलियन में से ये सारी अमाउंट्स माइनस करें तो मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। सर 31 मिलियन 31, आगे बताओ। 850,000। 850,000, तो माइनस करो, क्या आंसर आ गया 45 मिलियन में से? 13,150,000। 13, आगे 13 क्या लिखूं आगे? 150,000। 150,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस जो टैक्स बेस मैंने माइनस कर दिए, तो ये हमारा सारा टेबल हल हो गया। अब आते हैं उसकी कैलकुलेशन की तरफ। इसमें कौन कौन सी चीजें अब रह गई हैं जो हमने करनी है? एक तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। एक तो है जी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ये हमें चाहिए। दूसरा टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 9 मिलियन की, हमें ये चाहिए।
ये दो बिजनेस की अमाउंट्स मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीकेकार क्या है कि हम बिजनेस लॉसेस को, जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हैं 4 मिलियन के, वो इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, देखिएगा इसका नाम क्या होगा यार, ये इसको क्या मसला हो रहा है, कंप्यूटर भी कभी फंस जाए तो पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम होती है। चल जाए यार, अच्छा जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसमें से हम लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कब से आ रहे हैं जरा देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं इसको एक्सपायर तो नहीं हो गए। वो कह रहा है टैक्स ईयर 2000 से, तो अब हम 6 साल तक हो सकते थे, तो X4, X5, X6, X7, X8 और X9, 1 2 3 4 5 6। तो बिल्कुल, तो अभी तो हम X4 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक है, ये हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो हम कहेंगे लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 4 मिलियन के। सर जी सर 3 मिलियन के लॉसेस तो पहले लेस हुए हुए हैं, तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब नहीं नहीं बेटा, मैं तो नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो, मैं तो इसकी कैलकुलेशन को मान ही नहीं रहा। 3 मिलियन के कब उसने माइनस किए, मैं तो रीड्राफ्ट कर रहा हूँ, ये तो उसने अकाउंटेंट ने किए हुए हैं। मैं तो सारी कैलकुलेशन दोबारा से रिकम्प्यूट कर रहा हूँ। मैंने 3 मिलियन, आप देखें, मैंने 3 मिलियन कहीं भी माइनस नहीं किए। मैंने जो फिगर उठाई है वो 45 मिलियन की उठाई है ऊपर से, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस उठाए हैं, मैंने तो कहीं माइनस नहीं किया। मेरी बात समझ आई आपको? जी सर। अच्छा जी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अब इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करें। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम, यहाँ पर देखिएगा, ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा था। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा होती या 10 मिलियन होती, तो फिर मैं क्या करता कि अपनी ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन जो थी अनएब्जॉर्ब, उसको पहले लेता, उसको पहले लेता, क्योंकि उसके ऊपर लिमिट लग जानी थी 50% की। लेकिन चूंकि मेरी इनकम उस एम्बिट में फॉल नहीं कर रही, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो मैं यहाँ पर अपनी तमाम डिप्रिसिएशन, करंट ईयर हो या ब्रॉड फॉरवर्ड, सारी की सारी लेस करूंगा। अब मैं करूंगा लेस टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो पहली आ गई करंट ईयर की, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट ईयर की और अनएब्जॉर्ब। अनएब्जॉर्ब से क्या मुराद है, अनएडजस्टेड। तो करंट ईयर की कितनी है डिप्रिसिएशन, 9 मिलियन। 9 मिलियन की, ठीक है, 9 मिलियन की आ गई। और अनएब्जॉर्ब कितनी थी, 5 लाख। 500,000 की, तो 5 लाख की ये आ गई। तो जब मेरा टैक्सेबल इनकम मेरी 10 मिलियन या उससे 10 मिलियन से कम होगी, तो फिर मैं करंट ईयर और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन में मेरा कोई फर्क नहीं होगा, मैं दोनों को ऐड करूंगा। तो मेरे पास क्या आ गई, 9.5 मिलियन। तो बजाय प्रॉफिट के मुझे क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया। ऐसे ही है ना, क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। अच्छा, अब जरा एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो मेरे करंट ईयर जो एक होती है ना मेरी इनकम, मेरी जो करंट ईयर जो करंट ईयर लॉसेस होते हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, करंट ईयर मेरे लॉसेस एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो मुझे लॉस आ रहा है ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये 9 मिलियन तो इसमें से एडजस्ट हो सकती थी। ये जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, इसकी वजह से जो लॉस है वो मैं करंट ईयर में एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अदर सोर्सेज में एक अमाउंट पड़ी हुई है 8,50,000 की। ठीक है, तो मुझे मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए,
मेरे पास जो आ जाएगा 350,000 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, जो मेरी डिप्रिसिएशन की वजह से होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर टैक्सेबल इनकम का आंसर 5 लाख था, वहाँ क्या होगा उसको चेक करते हैं कि खालिद साहब ने उसमें क्या किया हुआ। कोई लगता है अमाउंट हम भूल गए हैं उसमें से। जी उसके सर बाद वो आगे जी मेरे पास जी ठीक है सर, वो मैं कुछ और बोलने लगा। खालिद साहब ने ना कोई अजम्पशन और ली होगी, मैं आपको बताता हूँ। खालिद साहब ने कोई अजम्पशन और ली होगी, मैं किसी और अजम्पशन के साथ चल रहा हूँ, तभी ये मेरा और उनका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। अब दूसरा हेड हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो कितनी थी? 8,50,000। तो इसमें तो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसने तो इन बिजनेस का तो बिजनेस में एडजस्ट होना है। तो हमारी इस वक्त जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 8,50,000 टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर हम इधर लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन डेट बेशक, लेकिन वो किसी हेड में आना नहीं चाहिए। सेक्शन 69 ये कहता है किसी हेड में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप एग्जामिनर बाज बात लिख देता है तो आप यहाँ पर लिख के यहाँ FTR सिर्फ लिख दें। अब आ जाए जिसकी टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में क्या है? नॉन सैलरीड केस। तो 8,50,000 में शुएब देखना क्या टैक्स आ रहा है? 10,000 plus 10% of amount exceeding 6 lakh. 10,000 plus 10% of the amount exceeding 600,000. 35,000. 35,000। ठीक है। अब देख, अब सोचना सारा है आपने क्वेश्चन में, क्या ये फुल टाइम टीचर है? नहीं। फॉरेन सोर्स इनकम है? नहीं है। तो क्रेडिट है, बिल्कुल एक क्रेडिट है, उसका नाम क्या है? डोनेशन, जो हमने पे की है। तो अब यहाँ करेंगे लेस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। उसका फार्मूला क्या है? टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 850,000। अब देखना है हमें डोनेशन कितनी अलाउ थी। हमें थी इसका 30%, ऐसे ही है ना? इसका 30% कितना आ रहा है? वो कम ही आ रहा है ना, यानी डोनेशन तो 3 लाख रुपया है। तो देखेंगे अब यहाँ ब्रैकेट में वर्किंग शो करनी होगी। 3 लाख और 30% ऑफ 850। तो इसका कितना आ रहा है? 30,000 ऑफ 850 का 255,000. इंटू 255,000, तो विच एवर इज लोअर। अब ये हम यहाँ से माइनस करेंगे 10,500. 10,500 रुपया माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR। उसमें से माइनस कीजिएगा 25,500. 25,500 टैक्स और सर 24. 24 आ गए। ठीक हो गया। अब इसमें से एडवांस टैक्स हमारा है नहीं, यही आ जाएगा हमारा टैक्स पेएबल भी आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ टैक्स अंडर FTR। तो आ गया प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। 5 लाख. मेरा ख्याल उसका 10% उसका टैक्स रेट है। तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी पेएबल आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000। और इतना ही कटा भी होता है, तो यहीं से हम कर देंगे लेस टैक्स डिडक्टेड 50,000। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी। ये था जी हमारा क्वेश्चन। एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल से हमारे पास आया।
काम फिर भी देखें, मैं अपने पैरामीटर से नहीं हटा, मैंने अपने क्वेश्चन को वैसे ही किया जैसे करने का हक था। अपने पहले सबसे पहले टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद टैक्सेशन, फिर क्रेडिट्स, और इसके ऊपर मैंने आपसे शुरू में ये वादा किया था कि मैं आपको तमाम क्वेश्चन एक ही पैरामीटर पर करवाऊंगा, और अभी तक वैसे ही आपको करवा रहा हूँ। जी ठीक है। अब सवाल ये है कि हम असाइनमेंट में क्या करें। अब साथ साथ एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और आपने एक एक क्वेश्चन अब खुद करना है। अच्छा जी, अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, तो आपने इसको करके फिर मेरे साथ डिस्कस करना है। ठीक है, आपने इसको असाइनमेंट के तौर पे करना है। इस पैरामीटर बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। तो जिस क्वेश्चन के अंदर रीड्राफ्टिंग ना करनी हो, उसमें प्रेफरेबल यही होता है कि आप इस फिगर से स्टार्ट करें, और पहला उससे पहले पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा जाएगा। यूपी का क्वेश्चन है, ये जाहिर बात है, जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यूपी का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, क्या इसमें से कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आ रही जो इनएडमिजिबल है, विदाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको देखते जाएंगे। जैसे डिप्रिसिएशन है, इसको फिलहाल हम क्या कर देंगे, ऐड बैक करेंगे, क्योंकि इसको बाद में माइनस करना है। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर ए आपको पता है डिसअलाउ है, कमीशन टू बी डिसअलाउ है, ओन्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन, इनको भी क्या कर देंगे, फिलहाल ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि उसको बाद में माइनस करना होता है। फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज एसेट जी बिल्कुल अलाउ नहीं है आपको, क्योंकि इसकी रेंटल अलाउ, इसको भी ऐड बैक करेंगे। तो पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही दी हुई है। वो ये भी कर सकता था कि ये वाली जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको प्रॉफिट अकाउंट देता और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में दे देता नीचे। तो भाई क्या फर्क पड़ता है, इंफॉर्मेशन आपको फेस पे दे दी जाए या नोट्स टू द अकाउंट में दे दी जाए, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज प्लस हुई है, क्या चीज माइनस हुई है। उसी पैरामीटर के अंदर ही हम काम करेंगे। ये आ गई। वो कहते हैं जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इंक्लूड फ्रेड, उसमें देखें दोनों स्टाइल आ गए। वो कहता है अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो कि ऊपर पड़े हुए, उसमें ये चीज शामिल है। तो अब आपने देखना है कि इस लाइन ने इसको हिट किया या नहीं किया, और हिट किया, ठीक किया या गलत किया। अगर गलत चीज ऐड हुई है तो माइनस कर देंगे, माइनस हुई है तो ऐड कर देंगे। लीज रेंटल ये 18,000 रुपया है। वो कहता है इसमें इंक्लूड नहीं है, देखें इंक्लूड का वर्ड, ये इंक्लूड नहीं है। तो अब आप देखेंगे इसके साथ क्या करना है। उसके बाद उसने टैक्स डिप्रिसिएशन की बता दी, प्लांट, व्हीकल, फर्नीचर। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, सेल प्रोसीड, और दोनों चीजें हैं। ओपनिंग वैल्यू भी है। इसको कैसे आपने ड्रॉ करना है, आप यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। आप लिखेंगे प्लांट, ये शेड्यूल आपने ऐसे बनाना है, प्लांट, व्हीकल और फर्नीचर। यहाँ पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर उसमें आप करेंगे एडिशन डिलीशन। यहाँ तक पहुंच जाएंगे आप। एडिशन डिलीशन पहले करनी है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले। यहाँ से अगर कोई इनिशियल अलाउंस है तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये तीनों की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। और इस वक्त हमारे पास तीनों जो एसेट हैं वो 15% टैक्स डिप्रिसिएशन रेट वाले हैं, कोई इसमें ऑड नहीं है हमारे पास। ठीक है, और इसमें सेल प्रोसीड भी गिवन है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में गेन या लॉस आने के भी चांसेस मौजूद हैं, तो उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। और वो गेन का पैरामीटर आपको पता है। अदर एक्सपेंसेस में चीज शामिल है, इससे मुराद क्या है कि वो इसमें से चीजें माइनस हुई है, एडजस्ट हुई है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ कंफ्यूज होने के चांसेस मौजूद है। अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं ये देखें। ये है अदर एक्सपेंसेस, ये देखिएगा। इसकी उसने डिटेल, प्रोविजन फॉर लें जी, प्रोविजन भी हमारे पास पड़ी हुई है, इसको भी ऐड बैक करेंगे। अब इसकी उसने डिटेल बता दी, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर देखेंगे
कि इसका क्या इम्पैक्ट है और मैंने कैसे चेंज करना है। ठीक है जी। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट ये अकाउंटिंग होगा। अगर आपका ये वाला लॉस अकाउंटिंग बेस होगा और यहाँ से आप टैक्स बेस वाला कैलकुलेट करेंगे, तो देखेंगे क्या ये दोनों ठीक है या गलत है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो इसको छोड़ देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लोन लाइज फॉर द परचेज ऑफ फिक्स, ठीक है। सेक्शन 28 कहता है कि आप एक्सपेंसेस जो हैं वो वर्किंग कैपिटल के लिए लें, बिजनेस के लिए, जिस मर्जी पर्पज के लिए लें, वो अलाउ होते हैं। तो इसलिए इसका भी हमारे साथ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में। रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल ऑफ पार्टनर ये एड बैक करेंगे। ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड, लें जी, ये आपका इम्तिहान है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। एनालिसिस ऑफ द लायबिलिटीज रिवील्स दैट द फॉलोइंग अमाउंट्स आर
आवाज आ रही है? जी सर, अब आइए। ये मेरा ना वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सारा हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसमें जो इश्यूज हैं वो मेरी अभी एक और क्लास है, तो आप मेरे से फिर कल डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है जी? ओके सर, लेकिन ये ई और एफ पॉइंट वो आप सर एनालिसिस ये करने की तो वो रह गए। मैं कल करवा दूंगा, कोई व्हाट्सएप पे मसला नहीं। सेंड कर दें लेक्चर सर, ये सही लेक्चर व्हाट्सएप पे सेंड कर मैं दीजिएगा बेटा थोड़ी प्लीज। देर बाद करूंगा ये, ठीक है? अभी मुझे थोड़ा सा फ्री होने दे, फिर मैं ओके कर दूंगा सर। ये। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।